हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए आज जेआरएफ अड्डा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के सामने कुछ 5 वैलिड पॉइंट्स लेकर आई हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ एज अ टीचर नहीं, एज एन एस्पिरेंट मैं आप सभी लोगों के सामने रख रही हूँ। ये मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जब एनटीए का एग्जामिनेशन हुआ और इस एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पेपर को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा मचाया गया, तो मैं उस हंगामे के साथ नहीं थी और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता था कि मुझे उस पेपर के अगेंस्ट बात करनी चाहिए थी, पेपर के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहिए था। और वक्त तब आके मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कोई भी एग्जाम टेकिंग एजेंसी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछते हो तब तक उंगली नहीं उठा सकते हैं जब तक वो उन क्वेश्चंस को जस्टिफाई नहीं कर देते। और उस टाइम तक वो जस्टिफाइड था और इसीलिए मैंने उस पर कोई पॉइंट नहीं उठाया। और मैंने आपको बोला था कि वेट फॉर रिजल्ट, चाहे तो आप वो वीडियो जाकर देखिएगा, मैंने उसमें बोला था वेट फॉर रिजल्ट, लेट्स सी रिजल्ट में क्या होता है। आज जब रिजल्ट आ गए हैं, रिजल्ट को आए लगभग आपके पास में 48 घंटे हो गए हैं, लगभग, है ना, लगभग 30 से 40 घंटे हो चुके हैं। तब मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल एनालिसिस करके कुछ 5 पॉइंटर्स लेकर आई हूं, जिससे आप सब लोग बच्चे, स्पेशली जिन बच्चों का एक क्वेश्चन से 2 नंबर से जेआरएफ रह गया है, जेआरएफ की बात कर रही हूँ, नेट की बात नहीं कर रही हूँ, जिन बच्चों का जेआरएफ सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सिलेक्शन फेलियर नहीं, वो एक सिस्टम फेलियर की साफ साफ निशानी हमें नजर आ रही है। मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ गलत साबित होने के लिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे गलत एनटीए साबित कर दे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये 5 सवाल है जिस पर एनटीए से पोलाइटली एक आंसर चाहती हूँ। और यही चीज मैं ट्विटर पे भी डालूंगी, यही चीज मैं मेल भी करूंगी। और मैं सिर्फ सिंपली ये चाहती हूँ कि इन 5 पॉइंटर्स पर एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी जो 10 लाख एस्पिरेंट का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो थोड़ा सा ध्यान दे। और मुझे गलत साबित करे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताए कि नहीं आप ऐसे नहीं, हमने देखो ऐसे किया है, हमने ऐसे नहीं, हमने ऐसे किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को फिर बोल रही हूँ, ज्यादातर बच्चे इस टाइम पर अपनी आवाज सिर्फ कमेंट सेक्शन तक उठाते हैं, उसके आगे नहीं पहुंचते हैं। मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि अगर आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो तो कोई भी दुनिया में आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। अगर लेगा तो सिर्फ स्टैंड लेने का दिखावा करके आपको गिनवाएगा कि देख मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया, देख मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया। आपका भला आपसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं करता है। मैं बीइंग अ यूट्यूब टीचर आपको ये बता भी सकती हूँ। तो अगर आपने आवाज नहीं उठाई, आपने अपनी टेस्टिमनीज नहीं दी, चाहे वो ड्राफ्ट करके टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में नहीं दी है, तो हमारे जैसे सभी के सभी लोगों के पास कोई भी तरीका नहीं होगा कि वो अपना validity of whatever answers we are asking, है ना, फॉर द आंसर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वो हम कभी भी दे ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक मेरे पास सैंपल नहीं होगा तब तक मैं कैसे अपनी वैलिडिटी प्रूफ करूंगी कि ये मेरा ही नहीं, ये ज्यादातर बच्चों का सवाल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वो करेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगी लास्ट के अंदर, अगर आपका मन करे तो आप उसके ऊपर ज्वाइन करके अपना आंसर, जो भी सवाल आपके मन में वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई इन 5 में से वो बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हुई वो भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चलिए आइए सीधा पॉइंटर्स पे चलती हूँ। सबसे पहला बात जो मुझे लगता है कि हुई, फाइनल आंसर की आई और उस फाइनल आंसर की के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी जो कि चेंज होनी चाहिए थी, चेंज नहीं हुई। फाइनल आंसर की के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो प्रोविजनल आंसर की के अंदर सही होते हुए उन्होंने गलत कर दी, और मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी देती हूँ। सबसे पहला प्रूफ आप लोग देखिएगा, कंप्यूटर साइंस के अंदर एक क्वेश्चन था जो आप लोगों के सामने है। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो है वो एनटीए ने ऑप्शन नंबर 1 दिया था अपनी प्रोविजनल आंसर की के अंदर। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने अपनी लाइफ के पिछले 10 साल कंप्यूटर साइंस को दिए हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, और ये मैं प्रूफ के तौर पे, किताब के तौर पर चैलेंज में भी लगा सकती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि आपका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। बच्चों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज करके बोला कि नहीं मैम एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। मैंने इस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए मना कर दिया था कि नहीं नहीं एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, क्योंकि असर्शन रीजन है आपकी बिल्कुल सही बात है एनटीए की कि मैम सब्जेक्टिव ओपिनियन पे आंसर हो गया होगा। अब फाइनल आंसर की आई और फाइनल आंसर की के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंसर सही दिया है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि असर्शन सही है और रीजन गलत है। ये आपका किसी भी केस में मेरे अकॉर्डिंग, जितनी मेरी स्किल सेट है, नॉलेज सेट है, मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। अगर कोई बता सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, मैं हम्बली एक्सेप्ट कर लूंगी कि मैं गलत हूं। बट मेरे अकॉर्डिंग जो ये रीजन लिखा हुआ है ये है लैंग्रेज थ्योरम। ये लैंग्रेज थ्योरम होती है कि कोई भी ग्रुप और सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा फुल्ली डिविजिबल होता है और एक के वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू आती है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमेशा फुल्ली डिविजिबल होते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसे लैंग्रेज थ्योरम के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा है किताबों के अंदर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, ऐसा हिस्ट्री में, एजुकेशन में, ऐसा इंग्लिश में, ऐसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसे सभी सब्जेक्ट के अंदर हुआ होगा। कल रात को भी हम सब टीचर्स ने मिलकर इस टॉपिक पर बात करी और ये सबके साथ हुआ।
असर्शन रीजन इतने ज्यादा पूछने पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल पूछिए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके लिए आंदोलन नहीं कर रही हूँ। आप एक एग्जाम टेकिंग एजेंसी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग बात कर रहे हैं, आपको जो मर्जी आप वो पूछो, हाई लेवल पूछो, लो लेवल पूछो, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लो 5 क्वेश्चन, मैं सब पे अग्री करती हूँ। मैं उसके लिए आंदोलन आज तक करी हूँ, और जो करते हैं मैं उनको क्रिटिसाइज ही करूंगी कि ये सब फालतू की बातें। बट जब आप रिजल्ट निकालते हो और कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई असर्शन रीजन क्वेश्चन को एक बच्चा चैलेंज करता है, तो फिर आप उस चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जबकि आपको फैक्ट दिखाया जा रहा है। या फिर आप बिल्कुल सही है तो आप जो है आप अपनी प्रोविजनल आंसर की के आंसर्स को चेंज क्यों कर दे रहे हैं, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में एक भी क्वेश्चन चेंज ही नहीं किया है, जैसे हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, सिर्फ प्रोविजनल आंसर की के अंदर प्रोविजनल वर्ड हटा के और फाइनल आप लोगों ने शायद लिखकर और दे दिया। कंप्यूटर साइंस के अंदर 7 क्वेश्चंस चैलेंजेबल थे, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस चेंज हुए, 5 क्वेश्चंस पर अभी भी कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इस एक क्वेश्चन पे ही किसी का जेआरएफ टिका हुआ था तो वो बच्चा इस वक्त किस सिनेरियो में होगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर जो है वो कहाँ जाएंगे, मेरा ये सवाल है। और मैं ये चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, प्लीज एक बार जरूर अपने प्रॉब्लम शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं दे दूंगी, या कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और अगर प्रूफ देना है तो प्लीज ग्रुप ज्वाइन करके ही देना, क्योंकि मैं प्रूफ के बिना नहीं लगा पाऊँ। दूसरी मेरी जो सबसे बड़ा सवाल है, मेरा ये सवाल है कि आप एक इतनी बड़ी एजेंसी है, और जब आप एक इतनी बड़ी एजेंसी पे काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे आज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, कल को कोई भी बच्चा मुझे बोलता है कि मैम आपके कोर्स की फीस 10,000 रुपए है, आप जस्टिफाई करो क्यों है 10,000 रुपए। आप बोलते हो कि आपने इतने जेआरएफ दिए, है ना, पिछली बार जो है वो मैं आपको बताऊंगी मैंने इतने जेआरएफ दिया, अभी तक तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाई, ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगी कि क्यों कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है एक टीचर की, उसके कितने जेआरएफ हुए हैं। मैं ये बोलती हूँ कि अगर मेरे से कोई भी बच्चा पूछता है कमेंट सेक्शन में कि अरे आप बताइए जरा कि आप जो बोल रहे हैं कि आपने 10 जेआरएफ दिए हैं, दिखाओ 10 जेआरएफ कहाँ है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के होते हुए कि मुझे वो देना चाहिए, यूट्यूब पे बताना चाहिए। प्राइवेट फॉर्म हूँ बट पब्लिकली बोल रही हूँ तो मुझे बताना चाहिए। ये भी हटा दीजिए, आप तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा ये सवाल है कि अगर कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसका जेआरएफ होता है, पहली बात तो उसका नंबर दिनों दिन कम ही होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर है बहुत कम है। कंप्यूटर साइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल, रिजर्व, पीडब्ल्यूडी सबको मिला के सिर्फ 147 जेआरएफ हुए हैं, ठीक है ना, लगभग 50,000 बच्चा बैठा था। चलिए ये भी कमी की बात नहीं है मैम, हर बार इतना ही होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये बोल रही हूँ इस 147 में से आज मैं लगभग 10 बच्चों को ऐसा है जो जिनको पर्सनली जानती हूँ, मैं जिनको पर्सनली जानती हूँ, लगभग 130 बच्चा ऐसा होगा जिसको मैं नहीं जानती होंगी। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। ये जो 130 बच्चा है ये मेरे पास ही नहीं, अक्रॉस यूट्यूब इनमें से 50% तो ऐसा बच्चा होगा ना जो अक्रॉस यूट्यूब किसी ना किसी के पास पढ़ा होगा, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा। वो बच्चा वहां भी क्यों नहीं दिख रहा है, कमेंट्स में भी क्यों नहीं दिख रहा है, वीडियोस में क्यों नहीं दिख रहा है, या कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी इतनी बड़ी तो नहीं होगी ना, उस कम्युनिटी में कहीं ना कहीं लिंक के थ्रू मुझे नाम तो सुनाई देना चाहिए, पता तो लगना चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बोल रही हूँ। अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आप इनमें से एक हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम मेरा जेआरएफ हुआ है और मैंने आपसे नहीं पढ़ा है पर मेरा हो गया है और मेरी इतनी परसेंटाइल है, मैं अग्री कर लूंगी। मेरी ईगो की लड़ाई नहीं, मेरी ये सवाल है, एक जेन्युइन सवाल है, आप सोच के देखिएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में वर्षा के स्टूडेंट का 252 नंबर आता है आउट ऑफ 300 और उसकी परसेंटाइल आ रही है 99.97, इसकी परसेंटाइल 100 नहीं आ रही है, तो मतलब ये ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं, तो मतलब 252 से भी ज्यादा नंबर किसी के आए होंगे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ 17 बच्चे हैं जिनका जेआरएफ हुआ है, ठीक है, उसमें से 7 बच्चों को वर्षा में जानते हैं। बचे हुए 10 बच्चे में से कोई तो एक ऐसा होगा ना किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी ना किसी यूनिवर्स में कोई तो एक ऐसा बच्चा होता होगा ना जिसकी 100 परसेंटाइल आई होगी, वो दिख जाना चाहिए। इस बार 100 परसेंटाइल वाले कितने बच्चे हमको दिखे, मेरे को नहीं समझ में आए। तो मेरा ये सवाल है कि जब आप नेट का और जेआरएफ का इतना मार्जिन बढ़ाते जा रहे हो, मतलब एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को या रिजर्व कैटेगरी के बच्चे को नेट करने के लिए जितना स्कोर चाहिए होता है और सिमिलरली जेआरएफ करने के लिए जितना स्कोर चाहिए होता है उसमें 30, 40, 50 नंबर का गैप आ रहे हैं। मार्जिन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल सही मानती हूँ कि सीरियस एस्पिरेंट्स की कमी हो रही है। जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है डेफिनेटली वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, बट पूरे के पूरे अक्रॉस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, अक्रॉस दिस यूट्यूब कम्युनिटी
टेलीग्राम कम्युनिटी और वॉट एवर कम्युनिटी, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई तो जगह पर ऐसा होता होगा ना जो सुनने में आए। आज तक हमेशा सुनने में आए, जरूरी नहीं है जेआरएफ अड्डा से ऑल इंडिया रैंक आया हो, कहीं से भी आया हो, पर वो सुनने में तो आए। और अगर नहीं सुनने में आता है तो मैं बस ये ट्रांसपेरेंसी समझना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि क्या हम एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होते हुए अगर सिर्फ 17 बच्चों को जेआरएफ दे रहे हैं तो क्या हम उन 17 बच्चों का नाम नहीं अनाउंस कर सकते? एक तो मेरिट होल्डर है, उनको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि उनका नाम पब्लिकली अनाउंस किया गया है, उनका रोल नंबर बताया दिया जाए, कुछ भी बता दिया जाए। बताएंगे तो हम सब लोग, हम जैसे लोग भी थोड़े शांत हो जाएंगे, हम लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस बच्चे का हुआ है। हम लोगों के लिए फायदा हो जाएगा कि जिस बच्चे का 100% आया उसका इतना स्कोर आया, तो कोई एक नया बच्चा जो तैयारी करेगा हम उसको ये बताएंगे बेटा ये तेरा एस्पायरिंग स्कोर है, ये तुझे टारगेट करना है अगले साल के लिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मेरा सिर्फ इतना ही सही सवाल है। ठीक है, आप नहीं कर सकते, 147 बच्चे हैं, कॉमर्स में और ज्यादा होंगे, सोशियोलॉजी में 197 बच्चों का जेआरएफ हुआ है, तो मेरा यही सवाल है कि आप सबको नहीं दे सकते, क्यों दे? एनटीए बोलते हम क्यों दे? पहली बात तो आप बोल नहीं सकते, आपको देना चाहिए क्योंकि यू कैन डू दिस, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कोई कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे। बट फिर भी मैं तो ये बोल रही हूँ कि जिसका चलो 100% आया है वो बता दीजिए, जिसका 100% आए, जिन जिन बच्चों के 100, क्योंकि एक 100% पे 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 बच्चे भी हो सकते हैं, उनका नाम दे दीजिए, वो हमें बता दीजिए, ताकि हमें एटलीस्ट पता तो लगे कि इतना स्कोर आ रहा है 100% के ऊपर, इतना स्कोर जो है वो बच्चे का है, इस नाम से है, वो यहाँ से बिलोंग करता है, एटलीस्ट कुछ तो हमें पता चले उसके बारे में। क्योंकि इस तरीके से तो आज पता ही नहीं चल रहा है, वो पता भी इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपका सर्वर ही नहीं चल रहा है। अब जो तीसरी प्रॉब्लम है मेरी, वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरी तीसरी प्रॉब्लम है व्हाई सो सीक्रेसी। इस बार अगर आप सभी लोग नोटिस करो, एज अ यूजीसी नेट फर्टर्निटी, एज अ फर्म जो कि सर्व कर रही है पिछले 3 साल से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को, सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जेआरएफ अड्डा इज मेंट फॉर यूजीसी नेट मेजरली। अब सेट हो गया, एपी हो गया, इट्स लाइक आवर कजन सिस्टर्स। बट मैं ये बोल रही हूँ कि प्राइमरीली यूजीसी नेट पे अगर मैं फोकस कर रही हूँ, और आज मैं मेरे ही स्टूडेंट का, क्योंकि वो अपने हैंडल पे नहीं रिजल्ट देख पा रहा है, मैं अपने ही स्टूडेंट का अगर रिजल्ट देखने जा रही हूँ तो एडमिट कार्ड से आपका उसका रिजल्ट नहीं निकल सकता है, नहीं निकल पा रहा है। पिछले 2 दिन से मेरी पूरी टीम यही चीज कोशिश कर रही है, उसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि आपने इस बार पासवर्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसमें भी कोई गलती नहीं है, पासवर्ड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। बट माय क्वेश्चन इज कि व्हाई सो सीक्रेसी? हमें इतनी सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट क्यों? अगर आप 10 लाख बच्चे का एक एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो आपके पास में तो और भी 70 तरीके होते हैं, और जब आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं बच्चे से तब तो आप 50,000 चीजें मांगते हैं इनसे, तो फिर यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो सकती है? या तो आप खुद अब सीक्रेसी रखे हो, पासवर्ड रखे हो, बच्चा खुद ही अपना रिजल्ट देखेगा, 100% वैलिड बात है, तो फिर आप हमको बता दो। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कुछ छुपाने को है इसीलिए छुपाया जा रहा है, जब आपके पास कुछ छुपाने को है नहीं, क्योंकि रिजल्ट बच्चे का, एग्जाम बच्चे का, सेलिब्रेशन भी बच्चे का, दुख भी बच्चे का, तो फिर हम ये सीक्रेसी क्यों मेंटेन कर रहे हैं? क्यों हमारे पास में जो है वो रिजल्ट है नहीं, पता है नहीं। जब किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है तो और मेरिट लिस्ट आती है ना, तो मेरिट लिस्ट में सब बच्चे का नाम और उसका रोल नंबर आता है। मैंने खुद 3 सरकारी एग्जाम निकाले, हर बार उस मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है भाई नाम तो पता होना चाहिए ना। और अगर नहीं पता हो रहा है तो मैं ये बोल रही हूँ कि फिर निकालने का एक तरीका होना चाहिए ताकि हम लोग निकाल सके, जो बच्चा फेल हुआ है उसको एटलीस्ट पता तो चले और उसके टीचर को भी पता चले। ये मेरा सवाल सिर्फ इसलिए है कि अगर हम इतनी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, जो कि हम लोग रिस्ट्रिक्शन के साथ करें, एवरीथिंग इज फेयर अंटिल व्हेन आपके ये 10 लाख एस्पिरेंट्स परेशान ना हो, क्योंकि जब ये 10 लाख एस्पिरेंट्स की बात मैं करूंगी तो यहाँ पर बच्चा परेशान होता है, आपके सर्वर को लेके परेशान होता है। मेरा सबसे बड़ा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप फंड्स लेते हैं एक बच्चे से 1100 रुपए, जनरल कैटेगरी, मैं एक जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ, 1100 रुपए पे करता है एक जनरल कैटेगरी का बच्चा, अदर देन विमेन। इससे ऐसा नहीं कि कम है, कोई एसटी एससी वाला बच्चा भी बहुत पे करता है, आपसे वो पे कर रहा है और पे करने के बाद में आपसे वो 70 चीजें आप उसको पूछते हो, भाई फोटो डालिए, और तब पेक्युलर चेकिंग होती है उस टाइम पर, एक भी आपने गलत कर दिया तो गलत कर दिया, फिर आप जो है वो उसको 3 और डिफरेंशिएशन दे रहे हो, आप उसको ये और बता रहे हो। मेरे पास ऐसे कई बच्चे आए हैं जिन्होंने स्मार्ट बन रहे थे वो, ठीक है ना, भड़काने में आ गए, जो 4-5 यूट्यूब पे जो जिनका रोज का काम है आंदोलन करने का, उन्होंने भड़का दिया उसको कि बेटा तू जेआरएफ टिक करना, क्योंकि तेरा नेट हो चुका है तो तू नेट टिक मत करना। उनको भी मैं जवाब दूंगी, अभी जवाब दूंगी उनको भी मैं। एनटीए ने तो कहीं ये स्पेसिफाई किया ही नहीं है, एनटीए ने तो कहीं ये बोला ही नहीं कि आप केवल जेआरएफ टिक करोगे तो हम यही मानेंगे, आप नेट टिक करोगे तो हम यही मानेंगे, हम यही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आगे जाके आपको ऐसा बोल देंगे कि आपका नेट का स्कोर कार्ड जो है वो 1 साल के लिए वैलिड है। फिर क्या करोगे? उस स्कोर कार्ड में जेआरएफ दिखाओगे जाके?
आप खुद सोच के देखिएगा। और अगर नहीं हुआ तो जैसे इस बार एक बच्चा कंप्यूटर साइंस में आया जिसके 172 नंबर है और 162 पे हो जा रहा था आपका नेट, बट अब उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भरा ही नहीं, उसने लगाया ही नहीं, नेट पे टिक ही नहीं किया। तो ऐसे और भी बहुत बच्चे होंगे। सर्वर के अंदर अब दूसरा इशू आप सुनो, जब एक बच्चा आप सभी लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो चैलेंज करने में भी बच्चे के पास में एक फीस जाती है, 200 रुपए पर क्वेश्चन माना जाता है कि दिया गया है। अब जब ये 200 रुपए पर क्वेश्चन बच्चे ने दे दिया है तो पहली बात तो वहां पर आप लोग प्रूफ मांगते हैं कि आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं, इसका प्रूफ दीजिए। प्रूफ में भी आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिवली आपने एक लिस्ट बना रखी है कि इसमें से जो प्रूफ आएगा उसी को हम वैलिड मानेंगे, मान लिया। अब जब आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, आपको लगता है कि बच्चे का आंसर गलत है, मेरा आंसर सही है, तो क्या हमें नहीं लगता है कि हमें भी एक प्रूफ चाहिए है? एज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्या मैं ये नहीं डिमांड कर सकती कि आपने मेरा लैंग्वेज थ्योरम वाला क्वेश्चन देखा, आपने आंसर सही नहीं माना सर, तो सर प्लीज हमें ये बता दीजिए कि आपने क्यों नहीं सही माना। आप चैलेंज करके जब हमारा प्रूफ नहीं मान रहे हैं तो आप कर दीजिए। और ये मेरे ही नहीं, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर तो बहुत सारा फैक्ट बेस्ड पेपर आया, पॉलिटिकल साइंस में सब में फैक्ट बेस्ड पेपर आया, सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आया है ना। फिलोसफी के लिए कल अंशिका बोल रही थी कि मैम सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन आया, फिलोसफर को बर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, हर जगह जो ऑर्डर था वो बच्चे ने सही किया है पर एनटीए ने उसको सही नहीं माना है। जब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आप सही नहीं मान रहे, आप पूछो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ, कितना ही डिफिकल्ट बना लो आप पेपर, सब ठीक है, बट जब आपने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर आप एक प्रूफ दे दो कि मैंने इसलिए नहीं किया है, जस्टिफाई कर दो, ताकि एटलीस्ट ये जो बच्चा परेशान हो रहा है क्वेश्चन को चैलेंज करके, पैसा भर के भी उसको कुछ नहीं हाथ आ रहा है, कोई आंसर की में चेंज ही उसको नजर नहीं आ रहा है, तो फिर वो शांत हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो जैसे 2018 से पहले आप फंड वापस कर देते, अगर चैलेंज किया और चेंज नहीं हुआ तो आप फंड वापस कर देते थे, तो आप वो पैसा वापस कर दो। एटलीस्ट बच्चा ये तो सोचेगा ना कि हाँ यार ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रही है, ये जो है मेरा पैसा 200 रुपए नहीं वेस्ट कर रही है, मुझे वापस कर दे रही है, आप ये कर दीजिए। एक सोल्यूशन है, हो सकता है कि मैं इस पे गलत हूँ और एनटीए मुझे आंसर दे दे, गलत दे दे, मैं तो रेडी बैठी हूँ भैया मुझे गलत प्रूफ कर दो, पर मेरे मन में ये सवाल आए और रिजल्ट के बाद ज्यादा आए, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर आप सभी लोग इतने बड़े फंड पे हो, अगर आज 10 लाख बच्चा है और अगर मैं मान लूं कि इसमें से जो है लगभग 5 लाख मेल्स थे, 5 लाख मेल्स थे, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1100 से, ये तो मिनिमम फंड है। इसके बाद जो है और आप लोगों को पैसा दिख जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, गणित आप लगा लीजिए। क्या आप इतना डिजर्व नहीं करते हो कि मेरा रिजल्ट टाइमली निकल जाएगा? टाइमली निकाल दिया, टाइमली से मेरा मतलब ये है आपको नोटिफिकेशन इतना जल्दी दे देना है कि रिजल्ट आ गया है और एक बच्चे को पागल बना देना है कि भैया रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, वो बैठा है। आज तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी अपना रिजल्ट नहीं देखा है, अभी भी उनको इनवैलिड कैप्चा या उनके पासवर्ड में इशू नजर आ रहा है। प्लस अगर पासवर्ड में बच्चा भूल जाता है, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कई जगहों पर। अगर मैं आज रात को 7 बजे एक वीडियो बनाती हूँ कि बेटा रिजल्ट आ गया है, तो मैं क्यों गाली खाऊं? कमेंट सेक्शन में बच्चा मुझे क्यों बोले कि नहीं मैम नहीं आया रिजल्ट, आप ऐਵੇਂ ही बोल रहे हो, मैं क्यों? मैं तो नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ ना, आप ही का सर, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, पर आपका रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड हो पा रहा है? और इतनी जल्दी क्या है? फिर एक काम करिए, आप एक पूरी रात बीटा पे उसे अपलोड पे लगा दीजिए, आराम से लगा दीजिए, कल सुबह आप मैसेज कर देना, कल सुबह आप जो है वो नोटिफिकेशन निकाल देना कि रिजल्ट हैज बीन अपलोडेड, अब आप जाके चेक कर लीजिए। ये इतना साइमल्टेनियसली करने की क्या नेसेसिटी है कि एक बच्चा सफर करे? और जब वो बच्चा सफर कर रहा है तो वो और ज्यादा पैनिक और ज्यादा इरिटेट हो रहा है एग्जाम को लेकर। ये हम क्यों कर रहे हैं? और ये कोई ऐसा एग्जाम तो नहीं है कि मैं इरिटेशन, पैनिकनेस सब झेल लूं और मेरी नौकरी लग जाने वाली, नहीं। इसके बाद तो उस बेचारे को और बढ़िया तैयारी करनी है क्योंकि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी उस पर भी अभी आऊंगी, बात करूंगी। अब ये जो सर्वर इशू है, इस सर्वर इशू को इस बार हमने इतना फेस किया। पहले तो एग्जाम देते समय भी इश्यूज आते थे, अब तो देने के बाद जब बच्चा बेचारा, सोचो मैं फेल हो गया हूँ रिजल्ट में, ये देखने के लिए ही मैं फेल हो रहा हूँ, वो ही नहीं खुल रहा है। फिर जब आप बच्चे का रिपोर्ट कार्ड रिलीज कर रहे हो, उसकी फोटो नहीं आ रही, उसका सिग्नेचर नहीं आ रहा, हम कैसे मान ले कि ये उसी बच्चे का रिजल्ट है? एक बच्चे का रिजल्ट कहीं और, डिटेल में फोटो किसी और की, ये इश्यूज आ रहे हैं। मैं मानती हूँ, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैं मानती हूँ सर्वर इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, जेआरएफ अड्डा के साथ में होते हैं, मैं भी बच्चे से सॉरी बोल के रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा हम सही कर रहे हैं इसको, बट आप नहीं कर सकते। आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप हमारे लिए आइडियल हो, हम आपको देख रहे हैं, हम आप पे डिपेंडेंट है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिसोर्सेज की, फंड्स की कमी है,
हम आप लोगों के पास तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो पे करता है वो तो बहुत डिमांड करता है, बहुत ज्यादा डिमांड करता है, और मानती हूँ 50% डिमांड फालतू हो सकती है बच्चे की, पर ये नहीं है। तो इस पर आप थोड़ा जस्टिफिकेशन देकर बता दीजिए ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई, राइट। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब रिजल्ट आता है तो आपने 3 कैटेगरीज बना दी। 100% आपने बोला कि बेटा ये 3 कैटेगरीज है जिसमें तेरा रिजल्ट आएगा, तेरा JRF होगा, तेरा नेट होगा, और तेरा PhD ओनली कैटेगरी में तुझे सिलेक्ट किया जाएगा। अब मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये मार्जिन बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम पर 10 लाख में से लगभग 1,17,000 बच्चा, 18,000 के आसपास बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ PhD ओनली में सिलेक्ट हो रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलती बहुत हूँ कि ये प्लेसिबो है, मीठी गोली है, 100%। बट मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो आपने दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये कैटेगरी 3 में इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, इट इज वैलिड, तो फिर आपकी जब यूनिवर्सिटी में वो बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, आप ही की यूनिवर्सिटी में, UGC ही तो कंट्रोल कर रही है ना अभी सारी यूनिवर्सिटी, जब वो आपकी यूनिवर्सिटी में जाता है और इंटरव्यू सीट के ऊपर बैठता है, तो फिर उसे चांस क्यों नहीं दिया जाता है, फिर उसे क्यों नहीं बताया जाता है? और इसमें तो इतने सारे बच्चे हैं जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो बेचारा तो 200 नंबर पर भी नहीं आ पा रहा है नेट और JRF की कैटेगरी में, क्योंकि उसके तो कट ऑफ ही बहुत हाई जाती है, तो वो तो PhD ओनली में चला जाता है। और जनरल की PhD की सीट्स कितनी कम होती है, वो तो 1 सीट पे आ गया, 2 सीट पे आ गया, कुछ रेयर सब्जेक्ट्स में आ गया, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के अंदर आ गया, कंप्यूटर साइंस के कितने निकलती है। वो जो बच्चा है वो तो कहीं का नहीं रहा। और अगर ऐसा भी है कि नहीं नहीं आप ट्राई करिए, अगले साल हो जाए, तो फिर आपकी वैलिडिटी 1 साल की है। आपने हमें वैलिडिटी 1 साल की दी है, PhD ओनली की भी 1 साल की दी है, नेट के स्कोर की भी 1 साल की दी है, समझ रहे हैं? 1 साल के अंदर क्या हम इतनी टोटल सीट्स भी निकालते हैं ओवरऑल PhD की, कि जितने हम लोग ओनली PhD कैटेगरी दे रहे हैं रिजल्ट में, वो बच्चा 1 साल के लिए वो लॉलीपॉप लेके घूम रहा है कि मेरा PhD ओनली हुआ, PhD ओनली हुआ, बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो इतनी तो टोटल सीट्स भी निकलती है ओवरऑल सब्जेक्ट्स के अंदर 1 साल में PhD के लिए। चलिए ये छोड़िए, ये तो बहुत बड़ी बात। JRF पे आ जाइए, आपने 5,108 बच्चा सिर्फ और सिर्फ 10 लाख में से, या जो भी 8 लाख बच्चे अपीयर करे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,108 बच्चे को JRF दिया, जो स्टाइपेंड लेने का हकदार है। स्टाइपेंड मिला नहीं है अभी, उसको मिलेगा जब वो अपने प्रपोजल सबमिट करके PhD में एडमिशन ले लेगा, उसके बाद फिर और फलाना डॉक्यूमेंटेशन ये सब करने के बाद। ये क्या सीट्स ये भी निकलती है, इतनी भी सीट्स निकल रही हैं कंपटीशन के हिसाब से, क्या इतनी भी सीट्स निकल रही? और अगर नहीं निकल रही है तो फिर ये बच्चों का भी क्या? चलिए कंपटीशन और टफ हो गया है, हम सब मानते हैं, ये मैं इसका चलिए मान भी लेते, इनका फिर इनका क्या ही कंपैरिजन, और फिर ये कहाँ जाएंगे? चलिए ये तो बहुत बुरे हालत में हो गए, ये बहुत अच्छी हालत में हो गए, और जो ये बीच में फंस रहा है ये तो वही बात हो गई कि हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, और जो मीडियोकर है, जो आम आदमी है ना, जो एकदम मीडियम टर्म सिनेरियो में है, उसका क्या होगा? ये बच्चा जो नेट कर लिया है, इसका क्या? ना ये PhD में एडमिशन ले पा रहा है क्योंकि सिर्फ 1 साल के लिए स्कोर वैलिड है, ना ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि 55,000 नेट निकाल दिए पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 55 भी नहीं है आपके सब्जेक्ट में, फिर वो क्या करेगा? कंप्यूटर साइंस में राजस्थान के अंदर लगभग 12 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में कल योगेश सर ने आपको बताया कोई वैकेंसी नहीं आती अलग से मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। फिलोसफी, मैथिली और भी बधेरों सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कुछ नहीं आता है। तो ये जो बच्चा है जिसका नेट हो जाता है, राइट, वो भी एक पैनिक पॉइंट पे चला जाता है। पर मेरा तो ये भी सवाल नहीं है ना, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैम कंपटीशन है, आप ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हो? कंपटीशन तो कंपटीशन है, बच्चे ही बना रहे हैं कंपटीशन, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए और उनको टॉप पे आना चाहिए, मतलब उनको JRF करना चाहिए, इतनी सीट्स निकलनी चाहिए PhD की फिर। और अगर नहीं निकल रही है, नहीं PhD ओनली हम दे तो रहे हैं, बच्चे को PhD ओनली सिलेक्ट करवा तो रहे हैं, तो आपकी फिर यूनिवर्सिटी में एक रेगुलेशन आना चाहिए और ग्राउंड रूट लेवल पर ये रेगुलेशन क्रॉस चेक भी होना चाहिए कि यस सब लोग PhD ओनली को बराबर चांस दे रहे हैं। उनका फिर आपको रिटर्न एग्जाम नहीं लेना है, मत लीजिए, फिर आप 1,17,000 बच्चे का 1 साल के अंदर अंदर इंटरव्यू लीजिए और उनमें से जो बेस्ट होगा फिर आप उसको PhD का सिलेक्शन दीजिए, PhD की सीट्स बढ़ाइए, रेगुलेशन लाइए। ये चीज तो हम डिमांड कर ही सकते हैं ना, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी तो ये 1 साल के, अगले 1 साल में फिर एक बच्चा आ जाएगा। अच्छा नेट है, ये तो जिंदगी भर के लिए वैलिड होता है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो 10 साल पहले जिसका नेट हुआ है और आज जिसका नेट हुआ है वो दोनों एक ही चीज के लिए लड़ रहे होंगे, मतलब वैकेंसीज निकालनी चाहिए। ये रिजल्ट के अंदर कमी आने का रीजन ही एक यही है कि हमारे पास वैकेंसी तो है ही नहीं, वैकेंसी तो है ही नहीं, फिर कोई भी बच्चा क्यों UGC नेट की तैयारी करेगा?
कोई भी बच्चा ये क्यों सोचेगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें कंक्लूड करके समझा देती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये सारी चीजें। 100% जो मुझे 5 सवाल पूछने हैं वो मैंने पूछे हैं, मैं ट्वीट भी करूंगी, मेल भी करूँ, आपको दिखा भी दूंगी कि कर दिया। मुझे पेपर से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने हाई कट ऑफ दी, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम है उस मार्जिन से, उस मार्जिन में जो आप बच्चा ओनली पीएचडी में निकाल दे रहे हो और जो नेट और जेआरएफ का जो ये डिफरेंस है इतना ज्यादा आप क्रिएट कर दे रहे हो, तो फिर उस जेआरएफ के लिए ट्रांसपेरेंसी लाओ, बताओ मुझे कि कैसे है, बच्चों को बताया जाए कि वो कैसे आ रहे हैं, बच्चों की फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताइए। अगर आप फंड ले रहे हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फंड वापस कर दीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें मैं गलत होंगी, बट मेरा सवाल पूछना हक बनता है। आप सर मुझे गलत साबित कर दीजिए, मुझे आंसर दे दीजिए। आप सब लोग बच्चे से भी मैं यही पूछूंगी कि अगर कोई मुझे बता सकता है, इनका आंसर दे सकता है, तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आप अगर मेरे से अलाइन करते हो तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देती हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप जो है वो आपकी बात लिख सकते हो। व्हाट्सएप भी करिएगा, कॉल मत करिएगा, है ना। व्हाट्सएप ही करिएगा क्योंकि आपको पता है इतने सब बच्चों का कॉल उठाना किसी भी बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ड्राफ्ट बता दीजिएगा कि ये है ये है ये है प्रॉब्लम। आज शाम तक ये कर दीजिएगा क्योंकि मैं जो है वो इसे ड्राफ्ट करवा दूंगी। अब मेरा ये सवाल है कि ये सब चीजों के बाद मैम हमने सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। ये सब तो आपने बता दिया, ये भी हो गया वो भी हो गया, अब क्या करना चाहिए। हमेशा हर वीडियो में कोई भी वीडियो उठा के देख लेना मेरा, मैं हमेशा आपको एक चीज समझाती हूँ कि अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ और यूजीसी नेट ही मेरा अल्टीमेट गोल है, तो आप सभी लोगों को मैं ये समझा देती हूँ कि आपसे ज्यादा और ज्यादा नैरो माइंडेड कोई नहीं सोच रहा है इस टाइम पे। आपने मेरे हालत देखी है कंपटीशन की जो बताई है, लास्ट वाला पॉइंट में और ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत डरावना है, बट एज अ टीचर, एज योर सीनियर एस्पिरेंट, मैं ये देख रही हूँ, ये फेस कर रही हूँ, तो आपको जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी खुद के लिए। आपको इस अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की लूप से निकलना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज की वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते हो, आपको आपका टीचिंग प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपकी तैयारी सिर्फ सिलेबस नहीं, उसके बाहर की भी होनी चाहिए है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कल को मैं एक इंटरव्यू में जाता हूं तो क्या मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या मेरा रिसर्च प्रपोजल तैयार है या नहीं है। क्योंकि अभी इस 5000 बच्चों में से मैं ये कह रही हूँ 2500 भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनका रिसर्च प्रपोजल बना हुआ होगा। 2500 भी नहीं होंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों वेस्ट कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को। और जो 1,17,000 बच्चा है वो क्यों नहीं बना ले रहा है अपना प्रपोजल। अरे प्रपोजल एक बारी में बना लो, फिर देख लेना, एक साल में नहीं एडमिशन होता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट प्रपोजल तो बना हुआ है, टीचिंग प्रोफाइल तो बनी हुई है। सीक्रेट जॉब्स निकलती है यूजीसी नेट की, यूट्यूब पे इतने वीडियोस बनाती हूँ, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, इतनी सारी निकलती है। उन पे हम क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं, क्यों काम नहीं कर रहे हैं। आपने ये पूरी वीडियो में देखा और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी और के ऊपर ब्लेम करते हैं। ब्लेम ठीक है, गलती निकालना भी ठीक है, पर मैं ये बोल रही हूँ जब तक वो गलती सुधारी नहीं जाएगी, चीजें चेंज नहीं होगी, क्या हम बैठे रहेंगे, क्या हम ये सोचते रहेंगे कि अरे यार नहीं नहीं एनटीए की गलती है, हमने क्या है, हम तो ठीक है। ये अगर मेंटेलिटी हमारी होगी तो फिर किस चीज का मोटिवेशन, किस चीज की तैयारी, और क्या ही करोगे फिर जॉब करके जब यही मेंटेलिटी चेंज नहीं कर पा रहे। देखो भाई बात ऐसी है, हमें तो दोनों सिक्के के पहलू लेके चलने हैं साथ में। मैं तो दोनों हाथों में लड्डू लेके चलूंगी। मुझे तो ठीक है, मेरे को जवाब मांग रही हूँ, पर मेरे को तो ये भी तो चाहिए ना कि ये भी करूं मैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं आप। सो उम्मीद करूंगी कि मेरा जो पॉइंट है वो दोनों के लिए ही है। आज ये सिलेक्शन फेलियर और सिस्टम फेलियर की जो ये थिन लाइन है, मैं इसको रिमूव करना चाहती थी और इसीलिए मैंने आपको बताया। अब जो ऐसे बच्चे हैं, अब देखो इसमें वो बच्चे नहीं आने चाहिए जिनके 50 नंबर कम है और फिर भी वो यही चीज लेके बैठे। भाई ऐसा नहीं है भाई, आपके लिए सिंसियरिटी रिक्वायर्ड है। आपने उतनी तैयारी नहीं करी कि आप इस लड़ाई में आ सको। ये उनकी लड़ाई है जिन्होंने जेन्युइनली किया और काम हो। ये उनकी लड़ाई है जिन्होंने सिस्टम फेलियर फेस किया है। बट अगर आपने अपने आप का फेलियर फेस किया है कि आपने पढ़ाई नहीं करी थी, आप लास्ट 1 महीने में पढ़ के आप इमेजिन कर रहे थे कि मैं जेआरएफ कर लूंगा और मेरा नहीं हुआ और मैं दुखी हूं, तो भैया दुखी होने का आपका हक नहीं बनता। अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया है तो गो एंड ट्राई टू मेक योर रिसर्च प्रपोजल एज अर्ली एज पॉसिबल। गो एंड फाइंड एंड मेक योर टीचिंग प्रोफाइल, राइट। मैं आप सभी लोगों के लिए ये भी लेकर आऊंगी कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है। मैं इसको लेकर भी 10 तारीख को जो है वो एक फ्री काउंसलिंग लेकर आ रही हूँ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मैं गूगल फॉर्म दे दूंगी। आपको नहीं करना है, खुद से बनाना है, पर बनाओ, एटलीस्ट बनाओ तो सही, राइट। मेरी यही कोशिश रहेगी जब तक जेआरएफ अड्डा है तब तक हम सब लोग जेन्युइन बात करें, जेन्युइन टॉपिक्स पर डिस्कशंस करें, डिबेट्स करें। मैं गलत साबित होने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं कुछ भी सही बता पा रही हूँ, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है,
प्रपोजल बनाने में कोई नुकसान नहीं होगा आपका, टीचिंग प्रोफाइल मेंटेन करने में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैं ये आपको बता रही हूँ तो प्लीज इसे फॉलो करिए। अगर आपने ये वीडियो देखा है, अंत तक देखा है, तो मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल पर अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं जॉब्स के बारे में बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ, उसे देखिए, उस पर काम करिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये बहुत बड़ी लड़ाई, ये तो चलती रहेगी, पर आपको दोनों हाथों में लड्डू रखना है, आपको अपना फायदा देखना पड़ेगा। आप सभी लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, नंबर मैंने दे दिया, आपके सामने नंबर है, चाहो ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो में। कोशिश करूंगी कि ये जो 5 सवाल मैंने उठाए हैं, इनका आंसर किसी ना किसी फॉर्म में मैं निकाल सकूं। राइट, अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म इस टाइम रिजल्ट अगर आप देखोगे अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म, और मैं ये सब प्लेटफॉर्म्स को भी बोलूँ, अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एक अजीब सा साइलेंस है, क्योंकि एक्चुअली में 5108 बच्चा में से मुश्किल से मुझे लगता है 1000 बच्चा दिख रहा है, 1000 भी नहीं दिख रहा है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। मैं कोई ईगो नहीं बोल रही हूँ कि मेरा कहाँ है, ये कहाँ है, नहीं 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 नहीं, मैं बता रही हूँ आपको नहीं दिख रहा है, और ये दिखने चाहिए। मेरे पास नहीं तो किसी और टीचर के पास दिखने चाहिए, टेलीग्राम पे दिखने चाहिए, कहीं ना कहीं तो दिखने चाहिए। सब लोग ठीक है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पर किसी ना किसी वे में तो कनेक्टेड होते हैं। ये नहीं दिख रहे, एक अजीब सा साइलेंस है, अजीब सा साइलेंस। और अगर आप इनमें से एक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि हो, एटलीस्ट पता तो चले। अरे मैं कोई वो नहीं मांग रही हूँ कि आप मुझे क्रेडिट दो, अरे मत दे यार, तो ये बता दे कि मैंने नहीं पढ़ा आपसे पर मेरा जेआरएफ हुआ है, ये लिख दे, एटलीस्ट काउंट तो करे। मैं देखना तो चाहूंगी कि क्या 3000 बच्चे तो दिखे मुझे अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म, एवरीवेयर। सोचो, इजंट समथिंग फिशी? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता। धन्यवाद।